Hello everyone, how are you all? Hope all of you are well. I am Shivana, your science teacher. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था चैप्टर नंबर 5 उसके आगे का पोर्शन। चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पेज नंबर 57 पे स्टार्ट है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 57, 58, 59 एंड 60 कवर अप कर लिया था। 60, 61, 62 तक कवर अप कर लिया था। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे सेल बनती है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी क्या थी, किस तरह से मल्टी ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेल के अंदर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 63 पर सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सेल ऑर्गेनल्स, हम लोगों ने देखा कि जो भी सेल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। बट क्या सेल्स फंक्शन परफॉर्म करती है या फिर सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो हम देखते हैं कि सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इनमें सिंगल मेम्ब्रेन या फिर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो ऑर्गेनल्स अलग हैं और जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं वो ऑर्गेनल्स अलग होते हैं। जबकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर जो भी मटेरियल होता है वो सेल बाउंडेड नहीं होता है। उसमें कोई भी मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होती है, वो विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उनमें मिलने वाले, यूकैरियोटिक्स में मिलने वाले सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे की सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें से मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो हम फर्स्ट लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, जिसे हम ER भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक जाल होता है जो कि सेल के अंदर ही होता है और एक जाल टाइप में होता है। ये देखिए, हम देखते हैं इसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है ये ऑर्गेनल। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीथ, और इसके अंदर लार्ज नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है किसका? ट्यूब्स का और शीथ का। यानी कि ये ट्यूब्स हैं और ये शीथ बनी हुई है, तो इनका बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होता है पूरी की पूरी सेल में। अब जो ये लार्ज नेटवर्क है वो किस किस चीज़ का बना होता है? तो इनमें होती हैं लॉन्ग ट्यूबल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स। ट्यूबल्स ये आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग ट्यूबल्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, और ये क्या है? फोल्ड वाली सिस्टर्नी है जिसे हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से ये ऐसे बनी हुई है। ये देखिए ऐसे, तो ये राउंड यूं हो रखी है, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी होती है और यहाँ पर ये ट्यूबल्स बनी हुए होते हैं। तो हमने देखा लॉन्ग ट्यूबल्स जो कि ये हैं, सिस्टर्नी ये फोल्डेड पार्ट है जो सिस्टर्नी है। वेसिकल्स ओब्लॉन्ग बैग्स, यानी कि बैग्स टाइप में होते हैं वेसिकल्स, यू राउंड शेप में होते हैं, इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। इन्हें बैग्स भी कहते हैं, ऑब्लॉन्ग बैग्स कहते हैं। तो इस तरह से ये आगे की तरफ से न्यूक्लियस से जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे की तरफ वन साइड न्यूक्लियस से जुड़ी हुई रहती है और अदर साइड से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर अप या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच सी रहती है, जो कि क्या है? हमारी सेल का आउटर कवरिंग होती है। हमारी सेल को आउटर कवरिंग करने वाली क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो लार्ज नेटवर्क है ट्यूब्स और शीथ का, इसमें 3 पार्ट्स हैं। लॉन्ग ट्यूबल्स जो कि ये रही, सिस्टर्नी जो कि फोल्डेड पार्ट है, इसका क्लोज रहती हैं, फ्लूइड होता है इसके अंदर, फिल्ड होती हैं ये सैक, इनके फिल्ड रहते हैं। वेसिकल्स ओब्लॉन्ग बैग्स होते हैं।
एक तरफ से वन साइड ऑफ विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द अदर साइड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधी हुई होती है। अब हम देखते हैं ER 2 टाइप्स की होती है। ER 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है SER एंड अदर इज RER। व्हाट इज SER? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ, जैसा ये नाम से पता चल रहा है स्मूथ है ये। और RER मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स इसकी सरफेस रफ होती है। अब इसकी सरफेस रफ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यही राइबोसोम्स होते हैं जिनकी वजह से इसकी जो सरफेस है वो सारी रफ होती है। ये देखिए बाहर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, इन सब पे राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। वो प्रोटीन जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल के अदर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं ये राइबोसोम्स। तो RER होती है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसी तरह स्मूथ ER है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये देखिए आप, ये ट्यूबुल्स हैं, इनमें राइबोसोम्स नहीं है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर कोई प्रोटीन सिंथेसिस का कोई वर्क नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा ER होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट स्मूथ ER और सेकंड रफ ER। रफ ER पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ ER पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन क्या है इसके, क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं, तो हम देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है RER रफ ER सिंथेसाइज प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन का निर्माण का काम करती है, प्रोटीन बनाने का काम करती है, जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल को और चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की ना। SER, अब स्मूथ ER का क्या काम होता है? स्मूथ ER मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल। ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने का काम करती है स्मूथ ER। रफ ER होती है वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करती है, वहीं पर स्मूथ ER है जो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करती है। अब प्रोटीन और लिपिड्स, फैट को हम लिपिड्स कहते हैं ना, तो प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो बनाते हैं, कैसा काम करते हैं? इसके अंदर हार्मोन्स और एंजाइम के जैसा काम करते हैं। किसमें? ER में। ER के अंदर बने हुए प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्मोन और एंजाइम का काम करते हैं। ER शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब देखिए ER होती है वो क्या करती है? मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन उसका बायोजेनेसिस करती है, यानी कि उसको बनाने का काम करती है। अब हम देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ रखी है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रही है, उसे स्ट्रेंथ दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये शो करती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करती है। ER फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। ER सर्व, अब ये एक नेटवर्क सिस्टम में है, पूरी तरह से हम देखेंगे सेल के अंदर। देखिए हम डायग्राम में देख सकते हैं इस सेल के अंदर, ये देखिए ये रहा ER जो पूरी तरह से क्या कर रही है? एक नेटवर्क का काम कर रही है। तो इसका क्या वर्क है, क्या नहीं है? तो ये नेटवर्क होता है, ये क्या करती है? एक चैनल बनाती हैं जिससे कि जो भी मटेरियल है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करने का काम कराती है। ये इसीलिए इतना बड़ा नेटवर्क पूरा इसमें होता है। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसके मिड के अंदर कोई भी चीज़ों का, फ्लूइड का या फिर किसी भी चीज़ का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ER के थ्रू ही होता है। इस तरह से हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क फ्रॉम बायोकेमिकल एक्टिविटी, और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जो भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से जो भी इनके बीच में जो भी चीज़ें आती जाती हैं उनसे अदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी या हमारी सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। डिटॉक्सीफाई पॉइजनस एंड ड्रग्स। अब ये क्या करती है? जितना भी जो पॉइजन और ड्रग्स होती है उनको क्या करता है? डिटॉक्सीफाइड करने का काम करती है ER। तो हम लोग एक बार बुक में देखते हैं कि हमें किस चीज़ को अंडरलाइन करना है, और हमारा क्वेश्चन बनता है केवल और केवल इस चीज़ से कि ER होती है, कितने टाइप की होती है ER, ये क्वेश्चन बनता है। ER का वर्क क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ER। फंक्शन ऑफ ER वेरी इंपॉर्टेंट। ER के कितने पार्ट्स होते हैं? स्मूथ ER का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है? रफ ER का क्या फंक्शन होता है?
तो इस तरह हमने देखा ER होते हैं, उसमें स्मूथ ER होती है, वो क्या करती है, फैट मॉलिक्यूल्स बनाती है, जबकि रफ ER है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है। तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे लाइन को। एंडोप्लाज्मिक ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीथ। इट लुक लाइक ट्यूब्स राउंड ऑब्लॉक बैग्स। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट ऑल एक्टिव सेल द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है प्रोटीन का, और ये प्रोटीन आगे काम करता है सेल की नीड के ऊपर कि सेल को किस तरह की जरूरत है। इसी तरह SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडरलाइन द लाइन प्लीज। यस, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स कैसा फंक्शन करते हैं, एंजाइम के लिए, एंजाइम और हार्मोन्स की तरह। अब हम इसके और फंक्शन देखेंगे। वन फंक्शन ऑफ दिस चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इस तरह से हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो प्लीज़ आप इसे पढ़ें, जो कि पेज नंबर 63 पर है। एक बार आप इसे रीड आउट करें और खुद के अपने नोट्स में लिखें कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 64 पे गोल्जी एपरेटस। व्हाट इज गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस क्या होता है? तो गोल्जी एपरेटस भी जैसा अभी हमने ER को पढ़ा उसी की तरह ही एक स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने देखा था, सेल्स के अंदर कैमिलो गोल्जी ने देखा था। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। ये कैसी वेसिकल है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो आप अंडरलाइन करेंगे, द गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। देखेंगे हम इसके बारे में। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे से, जैसा हमने देखा था सिस्टर्नी और वेसिकल्स, उसी तरह से इसका भी ऐसा ही पोर्शन, ऐसा ही पार्ट होता है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, जो कि हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये किस किस चीज़ से बनी होती है। बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। उसमें ट्यूबल्स थी, इसमें वैक्यूल्स आ गई है। वैक्यूल्स एंड वेसिकल सेम टाइप की होती है, आप दोनों में फर्क नहीं कर सकते हैं, बट इनका फंक्शन अलग अलग होता है। जबकि सिस्टर्नी, ये जो भी पार्ट्स हैं, ये जो राउंडेड पार्ट्स हैं, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये इनमें फोल्ड हैं, इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। और वेसिकल्स होते हैं एकदम राउंड शेप के होते हैं, जो अलग से रहते हैं, ऑब्लॉन्ग होते हैं ट्यूब बैग्स। तो इस तरह से इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सिस्टर्नी अरेंज इन पैरेलल टू ईच अदर। अब हम देखते हैं इसमें सिस्टर्नी एक के ऊपर एक अरेंज रहती है। इस तरह से हम एक संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक सिस्टर्नी अटैच रहती है। तो इस तरह के अटैच को, इस तरह के स्ट्रैक को सिस्टर्न्स कहते हैं। बहुत सारे एक साथ ऐसे स्टैक्स बने होते हैं, इसको एक को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, जबकि अलग अलग को हम सिस्टर्नी कहते हैं। प्रेजेंट एज ए नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल्स। ये एक नेटवर्क की जैसे होती है, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास में होती है। न्यूक्लियस यहाँ है, जस्ट इसके पास में ही होती है। और जबकि प्लांट्स के अंदर ये फ्रीली एकदम डॉट्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। लाइक प्लांट सेल ये है, तो इसमें ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। अब इन गोल्जी एपरेटस को प्लांट सेल्स के अंदर हम डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में हम इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, क्योंकि ये डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये नेटवर्क जैसे रहते हैं और न्यूक्लियस के पास में होते हैं। इसके 2 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज है सिस फेज और सेकेंड फेज है ट्रांस फेज। जो सिस फेज होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है, इसीलिए इसे सिस फेज कहते हैं। और ट्रांस फेज होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में या उसके सामने होती है, इसे हम ट्रांस फेज कहते हैं। तो हमने देखा इसको डिस्कवर करने वाले गोल्जी कैमिलो गोल्जी थे। इसमें भी 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक के ऊपर एक रखी जाती है, एक स्ट्रैक की जैसे होती है, इसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल ही रखी जाती है। एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ये डॉट्स के रूप में होती है, इसीलिए इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। इसकी 2 फेसेस होती हैं, फर्स्ट सिस फेज एंड सेकंड इज ट्रांस फेज। सिस फेज ऑलवेज न्यूक्लियस की तरफ होती है और ट्रांस फेज होती है वो प्लाज्मा की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज द प्रोडक्ट्स। ये क्या करती है? जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा सिंथेसाइज हुआ है उसको सब कुछ स्टोर करके रखती है अपने पास में। जो भी न्यूक्लियस में कुछ बन रहा है उसको स्टोर करती है, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, तो न्यूक्लियस में कुछ भी बन रहा है उसको ये स्टोर करती है अपने अंदर। और जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी टाइम पर ये क्या करती है, एक पैकेजेस बना के उसको मॉडिफाई करके प्रोडक्ट्स को बाहर दे देती है, जिससे कि जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होती है उसे मिल जाता है। तो ये क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है, उनको मॉडिफिकेशन करती है पैकेजेस का और प्रोडक्ट को बाहर दे देती है। सिंपल शुगर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स शुगर इन गोल्जी ऑपरेटर। इसमें सिंपल शुगर होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज होती है गोल्जी ऑपरेटर्स में। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और हाँ, इसके अंदर जो ये वेसिकल्स होती हैं ये लाइसोसोम को भी बनाने का काम करते हैं, ये फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम का। तो हमने देखा इसके फंक्शन बहुत इजी हैं, केवल स्टोर का काम करती है, मॉडिफिकेशन करती है प्रोडक्ट्स के अंदर, क्या कमी है क्या नहीं है, और बाहर लाने का काम करती है, जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है उसको वहाँ तक पहुँचाती है सेल के पास में। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करने का काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने का काम करती है। हम बुक में देखेंगे पेज नंबर 64 पर इसके बारे में कि ये क्या करती है। ये देखिए, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, जो भी ईआर के पास में जितना भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको पैकेजिंग करना, डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे आप अंडरलाइन कर लें। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर ये अपना जो भी फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करती है। गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो इस तरह से हमने देखा पेज नंबर 63 एंड 64 पर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जो कि एक नेटवर्क के रूप में होता है, एक नेटवर्क होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। ये दो इसके पार्ट्स होते हैं, SER और RER। SER के अंदर होता है स्मूथ ER होती है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि RER होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन वगैरह का ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मिड में। इसी तरह से हमने सेकंड देखा था गोल्जी एपरेटस, जो कि एक नेटवर्क के रूप में ही होता है और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके दो फेसेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। और ये क्या करता है, जितने भी स्टोरेज का काम करने का, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का वर्क करता है। तो इस तरह से हमने ये 2 ऑर्गन्स पढ़े हैं, ऑर्गेनल्स पढ़े हैं। अब हमारे 2 या 3 ऑर्गेनल्स और बचे हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है प्लीज़ आप डिस्कस करें और आप पेज नंबर 63 एंड 64 पढ़ें और उससे पहले वाला है उसे भी रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।